क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी की मदद की है? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसने किसी की मदद करने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं की है? तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे ही बच्चे बिशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, उसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि तीतर की मदद करने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करता है। मेरा नाम है कृष्णा और मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 5 हिंदी की किताब रिमझिम से कहानी, जिसका शीर्षक है बिशन की दिलेरी, यानी बिशन की बहादुरी के बारे में इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह से बिशन तीतर यानी एक पक्षी की मदद करता है। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता है था। तो इस कहानी में शुरुआत होती है बिशन के साथ, जो कि सुबह के समय काफी सवेरे सवेरे कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में जाता है पढ़ाई करने के लिए। वहां उनकी पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है और रास्ते में उसे सेबों के बाग मिलते हैं, जहां पे लोग कीटनाशक की दवाई का छिड़काव कर रहे होते हैं। तड़के यानी कि बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात की जा रही है। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूरी चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियों के एक साथ ही चली थी। यानी जब वो रास्ते में था, और रास्ता कैसा? पगडंडी वाला। पगडंडी का अर्थ होता है कि जब आप खेतों में या फिर घास के मैदानों में एक पतला सा रास्ता देखते हो जहां पे घास नहीं उगते, उस रास्ते को पगडंडी बोला जाता है। तो ये पगडंडी के रास्ते होते हुए सड़क की तरफ जा रहा था, तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। एक बार एक और फिर बाद में एक से ज्यादा 2-3 गोलियां एक साथ सुनाई देती है। गोलियां की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। यानी जब गोलियां चलने लगी तो पूरी घाटी में जितने भी पंछी थे, पंछी का मतलब होता है पक्षी, कि जितने भी पक्षी थे वो आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने लग गए। और हमारा जो बिशन है ये भी पेड़ों के पीछे छिप गया और ये जानने लगा कि भी आखिर ये गोली चला कौन रहा है। जब गोलियां इस तरह से चल रही थी तो थोड़ी देर के लिए हमारा जो बिशन है ये भी सहम गया, यानी थोड़ा सा डर गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है, यानी जब ये बिशन पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, तब वो सोच ही रहा था कि गोली कौन चला रहा है। तो इस बीच में और भी गोलियां चलने की आवाज आती है और जहां पे ये बिशन खड़ा था वहां से उसे खेत दिखाई पड़ते हैं। और खेत कैसे? सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा का मतलब होता है बच्चों, जैसे एक खेत है उसके ऊपर थोड़ा ऊंचा चल के दूसरा खेत होता है और उसके ऊपर जाके एक और खेत होता है। तो इस तरह के जो खेत होते हैं जो सीढ़ी की तरह बने होते हैं, इसे सीढ़ीनुमा खेत बोला जाता है। और जहां पे लोग काम कर रहे थे, फसल यानी खेती से जुड़े कामों में व्यस्त थे। तो बिशन सोच ही रहा था कि ये गोलियां कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है। इस बीच में और भी गोलियां आने लग गई। तो इसी बीच में बिशन को कारण भी समझ में आ रहा था, क्योंकि इस समय फसल पक चुकी है, यानी फसल तैयार हो चुकी है। तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे
और जख्मी तीतर मिले। यानी जब खेतों में फसल पक जाती है तो उस समय तीतर एक पक्षी यहाँ पर उन फसलों को खाने के लिए आता है और इस बात का फायदा उठा करके शिकारी सुबह के सुबह शिकार करने आते हैं और वो तीतर को गोली से मारते हैं। कुछ तीतर को जो मर जाते हैं उसे वे अपने साथ ले जाते हैं और कुछ को वहीं छोड़ देते हैं ताकि वो तड़पते रहें, परेशान होते रहें। और जो किसान खेत में काम करते हैं उन्हें ये मरे हुए और जख्मी तीतर मिलते हैं। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने का काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। बिशन वहीं घुटने के बल बैठ गया और उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराता हुआ तीतर छिटककर खेत के और अंदर चला गया। यानी जब बिशन रास्ते में जा रहा था तो वह शिकारियों के बारे में सोच रहा था कि ये जो शिकारी हैं यह पक्षियों को काफी दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तड़पाते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं। तो ये सब बातें सोच करके बिशन सोचता है कि इन शिकारियों को कभी कुछ न कुछ सबक सिखाने की हमें बहुत जरूरत है, लेकिन सबक सिखाए कैसे ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही होती है। और इसी बीच उसके पैरों के पास एक आवाज होती है, सरसराहट सी उसे महसूस होती है और वह देखता है कि एक घायल तीतर जिसे गोली लगी होगी वह खेतों में, जहां पे गेहूं के खेत थे वहां पे गेहूं की बालियों के बीच में फंसा रहा हुआ था और वह वहीं पर बैठ जाता है घुटनों के बल और तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जो तीतर है वह घबरा जाता है और खेतों के और अंदर चला जाता है। यानी तीतर को ऐसा लगता है कि ये बच्चा एक शिकारी है और उसे जान से मार देगा, लेकिन बिशन तो ऐसा नहीं है। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेतों में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हों। यानी ये जो बच्चा है जिसका नाम बिशन है और वो देखता है कि ये जो घायल तीतर है इसे शिकारी नहीं ढूंढ पाएंगे और ये यहीं पर तड़प तड़प कर मर सकता है, तो वह इसे पकड़ने के लिए अपना स्वेटर निकालता है और इसकी मदद से इस तीतर को पकड़ लेता है और अपने सीने से लगा लेता है और उसे लेकर के वह पहाड़ों की तरफ भागने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी पंख से काफी तेज उड़ करके कहीं जाती हो, उसी तरह से ये बिशन भी काफी तेज उसे लेकर जाता है। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से ही होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा था ताकि शिकारी उसे देख ना ले। यानी ये जो बिशन है इसकी जान बचाने के लिए वह खेतों के बीच में से जाता है और जब रास्ते में जाता है इस रास्ते में एक तरफ तो खेत होते हैं और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़ होती है, लेकिन उसे बचाने के लिए, तीतर की जान को बचाने के लिए वह खेतों के बीच में से जाता है और कहता है कि इस तीतर को संभालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पक्षी को भी डर लग रहा होता है कि कहीं उसकी जान और ज्यादा जोखिम में तो नहीं है। यानी ये जो बिशन है ये तीतर की जान बचाने की कोशिश कर रहा था और तीतर को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मुझे मार देगा जान से। यानी कि दोनों ही एक तरह से डरे हुए थे, लेकिन बिशन उसकी मदद करना चाह रहा था। तो इस बीच में आगे होता है कि वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका।
वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। यानी जो शिकारी थे उसने बिशन को डराने के लिए आवाज लगाया कि उसे रुकने के लिए बोला कि रुकता है या नहीं। अगर नहीं रुकेगा तो गोली चला दी जाएगी और उसकी जान जा सकती है। लेकिन जो हमारा बिशन है ये डरता नहीं है, उसका दिल जरूर तेजी से धड़क रहा होता है। यानी डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वह उनकी बातें नहीं सुनता और तेजी से वह चलने लगता है उस घायल तीतर को लेकर आगे की तरफ। यानी जो हमारा बिशन है वो किसी को जवाब तो नहीं दे रहा, लेकिन जो वो काम करना चाहता है, तीतर की मदद करना चाहता है, उसकी मदद के लिए वह आगे बढ़ रहा है बिना किसी से डरे हुए। तभी बिशन को भारी भरकम जूते की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। यानी जो बिशन था वह उसे लेकर जा रहा था तीतर को, तो गुस्से में शिकारी उसे बोल रहा था कि भाई मैंने इसे गोली मारी है, यानी मैंने इसका जो शिकार किया है इसे तू चुराकर नहीं ले जा सकता। यानी जो शिकारी है वह चाहता था कि इस तीतर को ले जाना, लेकिन जो बिशन है वह इसकी जान बचाना चाहता था, जो कि घायल हो गया था तीतर। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगे। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। वहीं अभी वह बैठा ही था कि उसे पैरों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीनों से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वहीं बड़ी सावधानी के साथ उसने सीने से लगाए हुए था। यानी ये जो बच्चा है जिसका नाम बिशन है, वह बहुत मुश्किल से इस तीतर को बचाने में कामयाब हो जाता है। वह धीरे धीरे खेतों के रास्ते जाता है ताकि शिकारी उसे ढूंढ ना सके, और जरूरत पड़ने पर वह जो तार वाले कटीले रास्ते होते हैं वहां घुटनों के बल चलता है, और इस बीच में उसे खून भी उसके हाथों से आने लग जाती है, उसे खरोच भी लग जाती है और उसके शर्ट की जो आस्तीन होती है वो भी फट जाती है। उसे इस बात का एहसास होता है कि आज उसकी मां उसे डांट लगाएगी क्योंकि उसके कपड़े फट गए हैं और उसे खरोच लग गई है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वह तीतर की जान बचा सका है। यानी इस हिम्मत वाले काम के लिए उसे मन ही मन बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जब वह आगे जा रहा था तो फिर आगे जाते जाते उसे कर्नल दत्ता के घर, जहां वो पढ़ाई करने के लिए जाता है, वहां पहुंच जाता है। कर्नल दत्ता के घर यानी उसके फार्म हाउस में वो पीछे की तरफ से एंटर करता है, उसके अंदर घुसता है और इस तीतर को बहुत ही सावधानी से संभाल कर अपने सीने से लगाकर वहां पर वो पहुंच जाता है। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। यानी जब वो फार्म हाउस पे पहुंचता है वहां बहुत खामोशी, यानी कि वहां पे बहुत शांति थी
और वहां पर खाना बनाने की जैसे कुकर होता है उसमें से सीटी की आवाज उसे सुनाई देती है। और वहां पे काम करने वाला गुलाब चंद वो बरामदे को साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। यह कुत्ते की एक किस्म होती है जिसे लोग अपने घर में पालते हैं। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया था कि शिकारी इधर भी आ रहे हैं। यानी जब वो कुत्ता भौंक रहा था तो उसे महसूस हो गया कि ये कुत्ता शिकारियों के आने की महसूस करके उनकी आहट से भौंक रहा है, क्योंकि वो कुत्ता बिशन को तो पहले से ही जानता था। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छुपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है सोचते हुए उसने बिशन को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलुआ छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छुपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उसको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। यानी इस कहानी में ऐसा होता है कि जैसे वह फार्म हाउस में जाता है तो उसे महसूस होता है कि कोई शिकारी आ रहा है, लेकिन वह शिकारी को देखना तो चाहता है, लेकिन यह नहीं चाहता कि शिकारी उसे देख लें, उसे पकड़ लें। इसलिए वह छिप करके सबसे पहले जो तीतर होता है उसे एक पुरानी एक टोकरी में ढक देता है अपने स्वेटर की मदद से रख करके, और फिर खुद उस छत पर जाकर के एक शेड जो बना होता है उस छत पर जाकर के वह लटक लटक के उस पर चढ़ करके देखता है कि भाई वो दो शिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन आ रहा है। उन चीजों को महसूस करने, उन चीजों को जानने के लिए वह उस ढलावदार छत पर चढ़ जाता है। और इस बीच में जो उनके घर में, कर्नल दत्ता के घर में जो अल्सेशियन कुत्ता होता है वो और ज्यादा तेज से भौंकने लग जाता है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह नहीं माना। पिछले दोनों पैरों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। यानी जो कर्नल दत्ता है उन्हें कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वह आते हैं और वह उसे भौंकने से मना करते हैं, उसे चुप होने के लिए कहते हैं, लेकिन ये जो कुत्ता है वो उछल उछल के और भी ज्यादा भौंकने लगता है। वह दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज से पूछा, कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो? यानी एक तरह से उन्हें एक ऊंची आवाज में कर्नल दत्ता उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। इस बात को जानने के लिए वो उससे पूछते हैं, शिकारियों से, कि उनके बारे में जानकारी लेते हैं। साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहां शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हां, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता था है। यानी वो जो शिकारी होते हैं वो अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि हम लोग शिकारी हैं। तो कर्नल दत्ता कहते हैं, अच्छा, तुम ही लोग वो हो जिनकी वजह से सुबह सुबह से ही गोलियों की आवाज हमें सुनाई दे रही है, यानी गोलियों की आवाज गूंज रही है। तो शिकारी बताते हैं, हाँ, हमारे पास बंदूक भी है और ये बंदूक हमारी लाइसेंस वाली है, यानी कि गवर्नमेंट से हमने परमिशन ले रखी है बंदूक चलाने की। और जो इस गांव के जो सरपंच हैं माधो सिंह, वो भी हमें जानते हैं। ये बात शिकारी बोलता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो, कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। यानी कि जो कर्नल है उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भी ये तीतर का जो शिकार करते हैं, तो इसी बात को वो कहते हैं उनपे मजाक करते हुए। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहां आ छुपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा।
सीधी सी बातें साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। यानी जो शिकारी है वो बताता है कि हम लोग तीतर को मारने के बाद उसे खा लेते हैं, और फिर उसके बाद ये कहता है कि एक लड़का जो कि हमारे शिकार को यानी हमारे तीतर को लेकर के यहां आकर के छुप गया है, उसे ढूंढवा दीजिए, उसे बाहर निकालिए ताकि वह मरे हुए या फिर घायल तीतर को ले सके। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहां तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। यानी कर्नल दत्ता उन्हें एक तरह से डांट लगाते हैं कि किस तरह के इंसान हो तुम, यहां आते हो और तुम तीतर को मार देते हो। और तो और यहां पे जब फसल कटती है तो हमें यहां दिखाई देता है कि बहुत सारे तीतर तड़प तड़प करके यहां मर रहे होते हैं, अपनी जान गंवा रहे होते हैं। तो इस बात से गुस्से में आकर के कर्नल दत्ता उन्हें डांट लगाते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो, यहां तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? यानी जो तीतर को वो लोग शिकार करते हैं पहले तो उन्हें डांट देते हैं और फिर उन्हें बोलते हैं यहां से जाओ, कि सबसे बुरा काम है कि तुम लोग तीतर को मारते हो और उससे भी ज्यादा बुरा काम है तुम उसे मरने के लिए छोड़ देते हो, उन्हें घायल करके छोड़ देते हो। इसमें तो कोई बहादुरी का काम नहीं है। और फिर वो उसे वहां से भगाते हैं, कहते हैं यहां कोई तीतर वीतर नहीं है, चले जाओ यहां से, खड़े क्यों हो, भागो यहां से। एक तरह से वह डांट लगाते हैं क्योंकि कर्नल दत्ता को भी इस तरह का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वह दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। यानी जो बिशन है जो पहले छुपा हुआ था कहीं पर, वह बाहर निकलता है। छप्पर यानी कि टीन की एक छत कह सकते हो, जिससे वह नीचे कूद करके उतरता है और उस घर में जो बहू जी है यानी कर्नल दत्ता की जो पत्नी है उनको आवाज लगाता है और कहता है कि देखिए ये जो तीतर है काफी जख्मी है, इसे आकर के देख लीजिए। यानी उसकी मदद करने के लिए वह कहता है। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। यानी जब वो पूछते हैं भी कर्नल दत्ता कि भाई ये लड़का तू ही है, तू नहीं वो उस तीतर को यहाँ लेकर आया है, चुरा के लाया शिकार को? तो कहता हाँ मैं ही लेकर के आया हूं, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं इसे नहीं लाता तो वो वहीं पर मर सकता था, इसलिए मैं उसको लेकर आ गया। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। तो जब वो पूछते हैं कि भाई तू इसका क्या करेगा, तो कहता है कि मैं इस पक्षी को यानी इस तीतर को पालूंगा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। यानी जो कर्नल दत्ता है जब उस तीतर को देखते हैं तो उसका एक पंख टूट चुका है, वह बुरी तरह से घायल हो चुका है। तो कहते हैं कि अब इसका उड़ना बहुत मुश्किल है, अब ये उड़ नहीं पाएगा। और इस बीच में वो कहते हैं कि जाओ जो दवाइयों वाला बक्सा है उसे लेकर के आओ। विशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदों के पत्ते का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कर्नल दत्ता को
इस बात की भी जानकारी है कि कैसे पक्षियों का इलाज किया जाता है। पहले वो इसका इलाज करते हैं, उसकी गंदगी यानी जो जख्म होता है उसको साफ करते हैं, वहां पर दवाई लगाते हैं और उसके बाद कि वो पक्षी हिले डुले ना, तो उसके लिए वो टेप भी लगा देते हैं। और बिशन से कहते हैं कि तुम गेंदे के जो फूल होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं उसको दिन में 2 या 3 बार उसका रस पिलाना, ताकि ये जो पक्षी है तीतर है वो जल्दी ठीक हो जाए। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। यानी ये जो बहू जी है ये भी बहुत अच्छी हैं, ये भी तीतर की बारे में अच्छा सोचती हैं और उनके बारे में जानकारी रखती है कि इन्हें दलिया खाना बहुत पसंद है, तो वे दलिया ले आती है ताकि तीतर को कुछ खाने को मिल जाए। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। यानी कि कर्नल को जब ये पता लगा कि भी अगर ये बिशन इसे दलिया खिलाएगा तो ये इसकी दोस्त बन जाएगी और इसके पीछे पीछे दलिया खाने के लिए हमेशा उनके पीछे पीछे चलते जाएगी। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। किन्होंने पूछा कि तीतर कैसे बोलता है, इसके बारे में बताओ। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाइक क्वाइक क्वाइक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। यानी जिस तरह से तीतर बोलता है उसकी जो आवाज होती है उस आवाज की यह नकल करता है, और जब नकल करता है तो जो कर्नल दत्ता है वो उसकी इस आवाज पर हंस पड़ते हैं। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी, और जो बहू जी है ठीक है वह भी इस बात को जान करके, इस बात को जब उन्हें पता लगता है कि इस तरह की आवाज ये बिशन निकाल लेता है तो उन्हें भी एक तरह से हंसी आ गई। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांग लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। यानी ये जो बिशन है जब देखता है कि इस तीतर को उन्होंने ठीक कर दिया, एक तरह से इसका इलाज कर दिया, तो उसे खुशी के मारे वो उठाता है हंसता हुआ, और उसे जिस तरह से एक हिरन दौड़ कर जाती है, भाग के जाती है, उसी तरह से जो हमारा बिशन है इसे गोद में लिए इसे उठा करके अपने घर की तरफ चल देता है। तो इस तरीके से ये जो कहानी है बिशन की दिलेरी खत्म होती है। तो आप लोग मुझे बताइए आपको ये कहानी यानी बिशन की दिलेरी, इसकी हिम्मत आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसा लगा बिशन, या फिर इस कहानी में सबसे अच्छा इंसान आपको कौन लगा, इसके बारे में जरूर बताना। इस कहानी को लिखा है प्रतिभा नाथ जी ने। यानी कि अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ जाए कि बिशन की दिलेरी नामक पाठ को, नामक कहानी को किसने लिखा है, तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं इसे प्रतिभा नाथ ने लिखा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसकी कहानी को पढ़ा, सेकंड पार्ट में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस चैप्टर की देखना चाहते हैं, किस क्लास की देखना चाहते हैं, वह भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वह वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।